Hello, welcome everyone. This side your Apurva sir. I welcome you to CSC Paris Academy's newspaper analysis. आज का डेट है 8th of July. Let's begin our analysis. अगर इस एनालिसिस का PDF आपको चाहिए स्टूडेंट्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. We will be discussing today very important 6 topics and exclusively for your mains 2025. तो अच्छे से इस एनालिसिस को आप देखिए. इसमें जो क्वेश्चंस है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस न्यूज़ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद डिजिटल सेंसस 2027. तो व्हाट इज़ द न्यूज़? द न्यूज़ इज़ द हिंदू में आया है कि a web portal is being created or an app is getting created to make census data available early. So this is the news कि जो सेंसस होने वाला है, जो स्टार्ट होने वाला है 2027 तक वो सेंसस आ जाएगा. उसके लिए उसको और भी एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, सेंसस को अभी डिजिटल किया जाएगा. सो हेंस योर डिजिटल सेंसस 2077. सो अगर इस न्यूज़ से हम क्वेश्चन बनाने के लिए जाए तो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं. जैसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस. तो डिजिटल सेंसस का सिग्निफिकेंस या फिर इम्पॉर्टेंस क्या होगा, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है डिजिटल सेंसस करना, उसको हमें देखना है. ओके, क्या ये एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा? जो हमारा ई गवर्नेंस है तो ये भी एक ई गवर्नेंस का ही पार्ट होगा. तो क्या वो जो एविडेंस गवर्नेंस का है या फिर पॉपुलेशन एनुमरेशन है या फिर डेटा या फिर जो क्या बोलते हैं उसको फैक्ट्स एनुमरेशन के बाद क्या वो उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा? क्या उसमें फ्लॉज या फिर एरर रेट्स कम आएंगे? वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट आपको चैलेंजेस भी देखना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ डिजिटल सेंसस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, सेंसस 2027 विल कलेक्ट कास्ट डेटा. कि जो भी सेंसस होने वाला है, ये तो कास्ट सेंसस भी होने वाला है इस बार, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत बार अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है कि द 2027 सेंसस विल कलेक्ट कास्ट डेटा डिजिटली फॉर द फर्स्ट टाइम, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट. अगर आप देखते हो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन करके देखा गया है, दे दिया गया है तो इम्पोर्टेंस क्या है और चैलेंजेस क्या है. तो यहाँ पर भी क्रिटिकली एग्जामिन में भी आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस लिखना है कि ये करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए क्या एडवांटेज होने वाला है, और उसके साथ साथ जो चैलेंजेस है यहाँ पर भी आपको लिखना है. सो बोथ द क्वेश्चन यू कैन से दे आर सेम, जस्ट प्रेजेंटेशन में हमें थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलेगा. सो लेट्स सी द कंटेक्स्ट. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि द रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया इट हैड अनाउंस्ड द कास्ट सेंसस 2027. ये इंडिया का फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, जो कि 2 फेजेस में कंडक्ट होगा यूजिंग द वेरियस वेब पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप्स. ठीक है. एंड विद एन ऑप्शन ऑफ सेल्फ एनुमरेशन. सेल्फ एनुमरेशन का मतलब क्या है कि आप अपने कास्ट जो डेटा है वो कास्ट सेंसस डेटा जो है वो आप अपने से भी उस ऐप में डाल सकते हो. ठीक है. वो अभी भी इफेक्ट में तो नहीं आया है, वो डेवलपमेंट में है पोर्टल और ऐप. तो वहाँ पर आप अपने सेंसस डेटा, अपने डिटेल्स भी आप डाल सकते हो, सो दैट द प्रोसेस इज़ क्विकेंड एंड इट इज़ ईज्ड ऑफ. सो इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पर टेक्नोलॉजी विल बी लेवरेज टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा डायरेक्टली टू द सेंट्रल सर्वर फॉर अर्ली अवेलेबिलिटी. ठीक है. और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है यहाँ पर, जैसे कि जो सेंसस है उसको वो जो कंडक्ट होता है, इसका बेसिस, स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है, दैट इज़ द सेंसस एक्ट 1948. और कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस क्या इसमें है क्या नहीं है? हाँ ज़रूर है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस क्या है कि सेंसस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज, जो कि 2026 में होने वाला है. जो गवर्नमेंट ने बोला है कि आफ्टर द सेंसस द डिलिमिटेशन विल बी डन. एंड सीट रिजर्वेशन जो SCs और ST को प्रोवाइड किया जाता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, उसमें भी रिविजन्स आएंगे. एंड इट विल बी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड टारगेटेड वेलफेयर, ना कि आर्बिट्रेरी होगा. ये कोई भी आर्बिट्रेरी नहीं होगा. मतलब क्या है कि जिसको वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको ही बेनिफिट्स मिलेगा, ना कि ड्यू टू सर्टेन लीकेजेस जिनको मिलना नहीं चाहिए उनको मिल जाए. तो एक अगर करेक्ट टू द पॉइंट अगर सेंसस हमारे पास आए, जो सच्ची में डिसएडवांटेज्ड है वही पिक्चर में आए, तो जो
गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सेंसस जो होना चाहिए था वो 2021 में होना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ये हो गया था डिले। नाउ लेट्स सी द व्हाट आर द की फीचर्स, कि ये जो डेटा पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करूँगा वो आप जो दिए गए क्वेश्चन है उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि इट इज़ द फर्स्ट डिजिटल सेंसस विच विल बी डेडिकेटेड टू द वेब पोर्टल्स जो डेवलपमेंट प्रोसेस में है, एंड मोबाइल ऐप्स के द्वारा ये प्रोसेसिंग होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स एनालिसिस देख रहे हो तो इट इज़ एसेंशियल कि आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए। नेक्स्ट, जो ये डिजिटल सेंसस होगा ये ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, जैसे कि इंग्लिश में होगा, ये हिंदी में होगा, एंड ऑल्सो इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ये भी एक फीचर होगा। नेक्स्ट, इसमें सेल्फ एनुमरेशन ऑप्शन, जहाँ पर जो सिटीजन्स है दे कैन फील देयर डिटेल्स ऑनलाइन, तो ये हो गया आपका एक सिग्निफिकेंस। तो ये अगर हम आंसर राइटिंग में एक मेन पॉइंट हो जाए और वन लाइनर हिसाब में हम अगर ये वाला पॉइंट लिखें तो ये हमारा एक फ्रूटफुल पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो, इसमें और एक चीज़ आप ऐड करो कि जो एनुमरेटर्स होंगे, जो सर्वेयर्स होंगे, तो वो भी उन मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे, ना कि कुछ पेन एंड पेपर जो कि लेस रिलायबल है, तो जो मिसप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो उनमें रिलाई नहीं करेंगे, रेदर दे विल रिलाई ऑन मोबाइल फ़ोन्स की इमीडिएटली डेटा लेंगे और इमीडिएटली ऐप में डालेंगे, और जो सेंसर्स जो वो बनाएंगे उनको ईजी अवेलेबिलिटी और अर्ली अवेलेबिलिटी उनको हो जाएगा, फॉर अर्ली अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज फास्टर डेटा अवेलेबिलिटी, दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस, ये अर्ली अवेलेबिलिटी ही है, फास्टर डेटा अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली अगर हम सेंसस को देखते हैं, सेंसस जो है वो 2 to 3 years लगता है कंपाइल करने में, पर उसको अगर डिजिटल प्रोसेस में डाल दिया जाए और अगर ये रियल टाइम बेसिस पे अपलोड हो तो वो बहुत ही कम समय में सेंसस हमारा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन, ओके, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस नेशन वाइड so that there is inclusive participation, all right, and lastly enumeration of the caste, कि जो डिजिटल कास्ट सेंसस अभी होगा, so there will be caste of household members, जो हाउसहोल्ड मेंबर्स होंगे वहाँ उनके कास्ट्स को भी डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, सो दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट फॉर सोशल जस्टिस डिबेट्स। बट ये सब करने में ज़रूर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड। अर्बन एरियाज़ में चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं हूँ अर्बन एरियाज़ में रह रहा हूँ तो मैं अपने सेंसस डिटेल्स में खुद ही अपलोड कर सकता हूँ, पर जो कि रूरल पीपल है, जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग इंसान हैं, जो ट्राइबल्स है, क्या वो इस प्रोसीजर में बहुत इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे? वोंट दे फेस एनी बैरियर्स इन सेल्फ इनुमरेशन? ऑब्वियसली दे विल फेस certain barriers in self enumeration. Also due to there is limited mobile phone access and also limited internet. ठीक है, स्पीड का भी बात वहाँ होगा, बहुत ही टेक्निकल इश्यूज वहाँ हो सकते हैं, दैट बिकम्स अ चैलेंज। सेकंड इज़ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो वो जो हम जो डेटा वहाँ पर अपलोड करेंगे, शायद उसमें डेटा, पर्सनल डेटा जो है वो लीक हो जाए, देयर कैन बी रिस्क ऑफ मिसयूज़ और ब्रीचेस। इसके साथ ये भी हो सकता है कि एक्यूरेसी कंसर्न, कि जो सेल्फ एनुमरेटर है, तो हम अगर अपना डेटा फिलअप कर रहे हैं कि क्या श्योरिटी है कि हम रियली हम फैक्ट ही अपलोड करेंगे, हम वहाँ पर क्या हो सकता है कुछ झूठ मूठ का डेटा भी हम वहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम 2 बार एनुमरेशन कर सकते हैं। तो देयर माइट बी अ अंडर काउंटिंग और ओवर काउंटिंग, अगर इसको वेरीफाई ना किया जाए तो। अगर वेरीफाई ना किया जाए तो इसमें ओवर काउंटिंग या फिर अंडर काउंटिंग का भी रिस्क है। ऑलराइट, देन
यहाँ पर कैपेसिटी को पहले बिल्ड करना होगा। जो एनुमरेटर है, क्या वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है, क्या उनमें उनको ट्रेनिंग पहले से दिया जाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा? अगर ट्रेनिंग अच्छे से ना दिया जाए सो डेफिनेटली इट विल ऑफ नो यूज़, ठीक है। एंड ये जो है होगा, क्या पब्लिक इसको प्योरली ट्रस्ट करेगा? बिकॉज इट विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ एनुमरेशन ऑल्सो, सो देर विल बी एन अवेयरनेस एंड ट्रस्ट दैट विल बी द की टू गेटिंग ट्रूथफुल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी कंसर्न जो है ना, वो सबसे बड़ा मैटर है, ठीक है। सो देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई शैल गिव यू एज अ होमवर्क ऑल्सो, कि आप मुझे बताइए कमेंट में कि इन चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ट्रम्प टैरिफ्स एंड ब्रिक्स। So what did President Donald Trump has done? President Donald Trump, he had issued threat to extra 10% tariff on BRICS nations. जो ब्रिक्स में जो नेशंस है या फिर ब्रिक्स प्लस में जो नेशंस है, तो उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का थ्रेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन वी कैन जनरेट हियर कि प्रोटेक्शनिज्म इज मेकिंग अ कमबैक इन ग्लोबल ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के रूट से उल्टा जा रहे हो, कि यू आर नॉट ट्राइंग टू गिविंग एफोर्ट टू ग्लोबलाइज योर कंट्री, ना ही आप इंपोर्ट को एनकरेज कर रहे हो, ना ही आप एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट, इसको कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेपन है दैट इज़ द टैरिफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ यूनिलेटरल टैरिफ हाइक। तो यहाँ पर अगर ट्रंप ने अकेले ही डिसीजन ले रहा है कि वो कंट्रीज़ के ऊपर 10% टैरिफ लगाएगा, तो दैट इज़ यूनिलेटरल, क्योंकि उन्होंने अकेला वो डिसीजन लिया है, ठीक है। यूनिलेटरल टैरिफ हाइक्स बाय मेजर इकोनॉमीज ऑन इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट सजेस्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया टू सेफगार्ड इट्स ट्रेड इंटरेस्ट। तो ट्रंप अगर ये स्टेप ले ले तो इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपना ट्रेड स्ट्रैटेजी को सेफगार्ड करने के लिए विथ द यूएस, ओके। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज़। तो यहाँ पर क्या है, इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इस थ्रेट, additional 10% tariff on BRICS to be imposed and a 25% tariff on US allies like Japan and South Korea। तो ब्रिक्स के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की उन्होंने थ्रेटन किया है, और जापान और साउथ कोरिया में उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की डिसीजन उन्होंने लिया है, पर वो अभी भी अमल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो 10% टैरिफ है, इट इज़ सजेस्टिंग दैट ट्रंप इज़ हैविंग एन एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स, कि वो ब्रिक्स के खिलाफ है, वो दर्शाना चाहते हैं वो। ऑल्सो जापान एंड साउथ कोरिया हु आर द लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस अलाइज वेर थ्रेटेन विद 25% टैरिफ। तो उसमें जो है फॉर एलिज नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो यूएस ने यहाँ पर एलिज किया है कि यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया ने एलिज किया है दैट इज़ अ नॉन रेसिप्रोकल या फिर यूनिलैटरल ट्रेड प्रैक्टिसेस वो है, विच सजेस्ट दैट यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म को अभी प्रैक्टिस करने में आया है, ठीक है। सो द यूएस पोस्टपोन्ड इम्प्लीमेंटेशन टू August 1 हिंटिंग एट यूजिंग टैरिफ एज बार्गेनिंग चिप्स फॉर मोर फेवरेबल बायलैटरल डील। तो ये जो उन्होंने थ्रेटन दिया है वो August 1 तक उन्होंने पोस्टपोन किया है, ना कि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें यूएस क्या दर्शाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार्गेनिंग स्कोप रेडी हो, कि ये जो कंट्रीज़ है, चाहे वो ब्रिक्स नेशंस हो या फिर जापान साउथ कोरिया हो, वो यूएस के साथ आकर वो और एक बेटर जो यूएस सेंट्रिक डील वो साइन कर पाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व हियर। तो इश्यूज जो है, अगर राइज इन प्रोटेक्शनिज्म देखा जाए तो वो WTO का जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का जो आइडियोलॉजी है उसको वो अंडरमाइन करेगा। WTO क्या कहता है? WTO कहता है टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, जहाँ पर टैरिफ्स को कम करना होगा, दैट इज़ मोर बाय द डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री वो धीरे धीरे टैरिफ्स को कम कर सकते हैं, पर जो डेवलप्ड नेशन है उनको एब्रप्टली टैरिफ्स को कम करना होगा। पर अगर यूएस बीइंग अ डेवलप्ड नेशन वो अगर प्रोटेक्शनिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज़ अंडरमाइनिंग द WTO's ऑब्जेक्टिव, विच मे ऑल्सो रिजल्ट टू अ ट्रेड वार।
नेक्स्ट इज इफ दिस इज डन देयर विल बी अनप्रडिक्टेबिलिटी इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग को भी इफेक्ट करेगा, वो टेक्नोलॉजी को भी इफेक्ट करेगा, और वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज को भी वो इफेक्ट ज़रूर करेगा. ठीक है. एंड इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करेंगे रेदर देन द डेवलप्ड इकोनॉमी. सबसे ज़्यादा क्षति जिनको पहुंचेगा वो डेवलपिंग इकोनॉमीज को पहुंचेगा. नेक्स्ट, अगर ये चीज़ हो जाए तो कंट्रीज़ के बीच जो अलायंसेस है उसमें स्ट्रेन आएगा, जो कि जापान और साउथ कोरिया है. जो जापान और साउथ कोरिया है वो यूएस के जो स्टैंडिंग एलाइज है, तो दैट विल रेज द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी टू यूएस सिक्योरिटी एंड यूएस कमिटमेंट्स. ठीक है. ऑल्सो ब्रिक्स या फिर आरसीपी जो है दैट कुड ड्राइव मोर क्लोजर. यूएस अगर हॉस्टाइल बनता है तो जो ब्रिक्स नेशंस है वो और भी ज़्यादा क्लोज बनेगा. तो इसमें इंडिया का क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडिया इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है टू बीइंग अ न्यूट्रल प्लेयर. ठीक है. ना ही वो यूएस के अगेंस्ट में जाएगा, ना ही वो यूएस को फुल्ली सपोर्ट करेगा. विच मे ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट सप्लाई चेन रिलोकेटिंग फ्रॉम चाइना. तो इंडिया अगर इसमें फ़ायदा ले ले, ठीक है, अगर इंडिया अगर टैरिफ्स को लोअर रखे तो इसमें जो कंट्रीज़ है, अगर चाइना से भी लोअर रखे तो कंट्रीज जो यूएस के साथ ट्रीट कर रहे शायद वो इंडिया के साथ ट्रीट करे. चाइना भी अगर रेसिप्रोकेट करके टैरिफ इंक्रीज करता है तो इंडिया उसको अपॉर्चुनिटी ग्राउंड मानकर इंडिया उसमें इन्विटेशन दे सकता है मोर एंड मोर एफडीआईज को कि आप यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग करें. पर चैलेंज ये है, अगर इंडिया डायरेक्टली यहाँ पर टारगेटेड है थ्रू ब्रिक्स, तो हायर यूएस टैरिफ कैन हर्ट एक्सपोर्ट्स, जो कि यूएस बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट फील्ड है इंडिया का, जैसे कि टेक्सटाइल हो, स्टील हो या फिर फार्मास्यूटिकल हो, इंडियन बिजनेस को हर्ट करेगा. ट्रेड सरप्लस विद यूएस जो है वो एक सोर पॉइंट में आ जाएगा, वो कम होगा, जो सरप्लस है वो कम हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम या फिर डेफिसिट की तरफ अगर टर्न ना ले ले तो. ठीक है. एक यू टर्न लेने की यहाँ पर संभावना देखा जा सकता है. एंड देयर कैन बी अ पॉसिबल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल growth and commodity prices. Okay, so the next news is about BRICS Vision 2026. तो क्या है ये BRICS Vision कि मोदी, our Prime Minister Modi, he has said that India will give a new form to BRICS in 2026. Alright, so यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? BRICS is often criticized as being more symbolic than substantive. मतलब आज तक ब्रिक्स को क्रिटिसाइज किया गया है, ब्रिक्स ज़्यादा सिंबॉलिक है, वो मीटिंग ज़्यादा करते हैं, वो न्यूज़ में रहते हैं, पर उनका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल ट्रेड में वो ज़्यादा नहीं देखा गया है. ऑलराइट, सो क्रिटिकली एनालाइज दिस सिचुएशन की ये जो ग्रुपिंग है ब्रिक्स के साथ, इंडिया अगर 2026 में जब इंडिया चेयरमैनशिप लेगा तो उसमें इंडिया कैसे ब्रिक्स को रिवाइटलाइज कर सकता है. या फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर देख तो ब्रिक्स में इंडिया जब लीडरशिप लेगा तो हाउ कैन इट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ. तो वो भी सेम क्वेश्चन ये है. अगेन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द सिग्निफिकेंस. वही सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर भी डिस्कस करना है, यहाँ पर भी डिस्कस करना है. तो अगेन दिस 3 क्वेश्चंस आर रिलेटिवली सेम थिंग. सो डेटा पॉइंट्स आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? द डेटा पॉइंट्स आर हियर कि व्हाट आर द की थीम्स. लेट्स सी द की थीम्स की in Prime Minister Modi's address, he has given a new definition. He said, building resilience, innovation for cooperation and sustainability. जहाँ पर मोदी जी ने फोकस एरियाज आइडेंटिफाई कहाँ किया है? उन्होंने किया है इन रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोविड की वजह से अगर इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन गया है, डेवलपिंग इकोनॉमीज नीचे गए हैं, तो उनको कैसे बाउंस बैक करना है उसको कहा जाता है रेजिलियंस. Then innovation focusing in AI governance and cooperation in global south, जैसे कि recent visit of मोदी जी in Trinidad and Tobago. तो ग्लोबल साउथ में फोकस. ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज. ऑलराइट, सो वही है, इंडिया प्रायोरिटाइज द ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी, नाउ एक्सटेंडिंग द सेम विजन टू ब्रिक्स ऑल्सो. ओके, सो इंडिया हैज़ लर्न. ये जो रेजिलियंस के बारे में हमने बात कर रहे हैं, तो रेजिलियंस इंडिया ने कहाँ से सीखा है? फ्रॉम द कोविड-19. तो इंडिया हैज़ फाउंड देयर इज़ ए नीड फॉर जॉइंट एफोर्ट to tackle the different challenges in transnational challenges.
पेंडेमिक हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर एआई गवर्नेंस हो, हर एक कंट्रीज़ को ग्रुपिंग करके उनको मान के कोऑपरेशन करके चलना होगा। देन इमर्जिंग टेक गवर्नेंस में अगर हम देखते हैं इंडिया का पोजीशन एआई गवर्नेंस में, दैट एआई गवर्नेंस जो है इसमें एआई गवर्नेंस जो है वो रेगुलेटेड भी होना चाहिए, वो प्रमोटेड भी होना चाहिए, मतलब इनोवेशन भी यहाँ होना चाहिए, और उसमें रिस्क को भी एड्रेस करना है कि जो हम एआई को यूज़ करके जो गवर्नेंस किया जाएगा, फिर इकोनॉमी में जो सपोर्ट दिया जाएगा, दैट मस्ट बी रेगुलेटेड नॉट अनरेगुलेटेड। ऑलराइट, एंड दिस विल हेल्प इंडिया टू bilaterally outreach. So on the sidelines, India can explore trade diversification, sectoral cooperation, digital technology, minerals, health care, space, उनमें इंडिया का एक क्या होगा, रोल प्ले होगा। ओके, सो वाई दिस इज सिग्निफिकेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो वही है कि इंडिया G7 में, ब्रिटेन वुड्स में जो है इंडिया जो वेस्ट जो डोमिनेट करता है, तो इंडिया अपना चेयरमैनशिप में इंडिया ग्लोबल साउथ में एक डोमिनेशन ना बोले फिर भी इन्फ्लुएंस इंडिया ला सकता है। ठीक है, तो ये होगा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट। तो वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ वही है इन्फ्लुएंस। सो देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू मल्टीलेटरलिज्म ऑल्सो। ठीक है, जो WTO से अगर ग्लोबल ट्रेड की बात अगर ना बन रही है तो ब्रिक्स नेशंस बहुत अच्छे से, या फिर जो G20 नेशंस है वहाँ पर भी इंडिया के हेल्प से वो भी डेवलप हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड देयर सिग्निफिकेंट। तो आप इस बार एक टेबल को ज़रूर देखिए। द थिंग हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट वन इज म्यांमार एथनिक क्राइसिस। तो क्या है, म्यांमार एथनिक क्राइसिस ड्राइव्स 4000 चिन पीपल टू मिजोरम। तो मतलब जो म्यांमार में जो है ये क्राइसिस तो बहुत सालों से चल रहा है, वो क्राइसिस थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ म्यांमार एथनिक क्राइसिस और इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ऑब्वियसली अगर म्यांमार में एथनिक क्राइसिस चल रहा है तो दैट मे बी अ इशू इन द नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड टू माइग्रेशन हो, या फिर इंडिया में जो ट्रेड है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ज़रूर इंडिया में इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि म्यांमार में हम जानते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज़ एट स्टेक नाउ। सो कंटेक्स्ट क्या है, अगर आप देखते हो कि इन फरवरी 2021 म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुआ था, एंड द मिलिट्री हैज़ टेकन पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर जो मिलिट्री जुनता है वो उसने एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट राइज किया था। तो जो ऑंग सांग सू की को जो क्या है वो रिप्लेस कर दिया गया था मिलिट्री ने, पर जो मिलिट्री जुनता है उन्होंने सोचा था कि जो मिलिट्री रोल है वो चेंज हो जाएगा, एक डेमोक्रेसी आएगा, पर वो नहीं आया। इसीलिए जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में उनमें क्लैश आ गया। म्यांमार इज़ होम टू मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स। एक है द चिन नेशनल डिफेंस फोर्स, जो चिन है वो एक अलग ट्राइबल है, एंड द चिनलैंड डिफेंस फोर्स हुलंगराम आर एमंग द मेनी ग्रुप्स रेजिस्टिंग द जुनता गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है, ये एथनिक ग्रुप्स है म्यांमार के, वो जुनता गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लेकर क्रॉस बॉर्डर एथनिक क्लैश, अगर क्रॉस बॉर्डर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि इंडिया और म्यांमार 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, आउट ऑफ विच मिज़ोरम शेयर 510 किलोमीटर। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है हम धीरे से देखेंगे अबाउट द कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ, जो CNDF और CDF ईच है, उन्होंने 4000 चीन रिफ्यूजीज को क्रॉस करवा दिया इन चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिज़ोरम। ठीक है, तो फिर से मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक माइग्रेशन इशू हो सकता है, तो वही इशू यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, मेनली थ्रू द जोखातवार विलेज। तो ये जो विलेजेस के नाम ही ये प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रेफ्यूजी बर्डन ऑलरेडी है इन 3000 म्यांमार एंड बांग्लादेशी रिफ्यूजीज आर ऑलरेडी इन मिज़ोरम। तो फिर से अगर 4000 यहाँ पर आ गया है तो इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर, इंडियन स्टेट के ऊपर वो बर्डनाइज होता है। ठीक है, तो ये है म्यांमार का रिसेंट एथनिक क्राइसिस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कालादान प्रोजेक्ट, जो मैंने अभी बोला था कि इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का इन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि कालादान प्रोजेक्ट टू बी रेडी बाय 2027, 2 साल में कालादान प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। सो हियर आर द डिफरेंट 3 क्वेश्चन जो आप देख सकते हो रिलेटेड टू कालादान प्रोजेक्ट।
तो कालादान प्रोजेक्ट जो क्या है यहाँ पर थोड़े से, ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट यहाँ पर ये वाटरवेज भी है, ये वाटरवेज भी है, ये रोडवेज भी है, ठीक है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर कंट्रीज़ कौन से इन्वॉल्व है, इंडिया और म्यांमार, जो कि सिटवे पोर्ट इन म्यांमार में जो ऑलरेडी वो ऑपरेशनल हो चुका है, दैट इज़, तो वो सी रूट को भी डेवलप करेगा फ्रॉम हल्दिया टू सिटवे, फ्रॉम हल्दिया टू सिटवे वो डेवलप करेगा। फिर म्यांमार में कालादान रिवर जो है वहाँ पर वो इनलैंड वाटर को भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट टू कंप्लीट इन 2027, ठीक है। तो वहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है, दे विल गिविंग ट्रेनिंग टू 50,000 यूथ इन मैरीटाइम स्किल्स वाया मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन गुवाहाटी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिब्रूगढ़, जहाँ पर 1,000 करोड़ इन नॉर्थ ईस्ट वाटरवेज डेवलप इन्वेस्ट हुए हैं और 610 करोड़ फॉर ड्रेजेस एंड 200 करोड़ फॉर COE डेवलप किए गए हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली हमारे CNA को फॉलो कर रहे हैं तो आप कालादान न्यूज़ को पहले भी आपने कम अक्रॉस किया है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट वल्चर्स। तो ये क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो आज ये असम ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया है, वल्चर्स दे आर द नेचर्स गार्डियन ऑन द ब्रिंक, मतलब ये थ्रेटेंड है। तो हम देखेंगे तो क्वेश्चंस क्या है, डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो वल्चर का पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसमें इकोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी आप लिखोगे वल्चर का सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसमें भी वल्चर का सिग्निफिकेंस ही होगा, ठीक है। तो पहले हम इनके स्टेटस देखते हैं। तो वल्चर जो है वो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN। तो उनके कॉज ऑफ डिक्लाइन का क्या है, बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड वेटरनरी यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक क्या है, ये एक पेन किलर है, अगर हम शॉर्ट में बोले इट इज़ अ पेन किलर। तो जो कैटल्स को दिया जाता है, लाइफ स्टॉक्स को दिए जाते हैं पेन किलर, और जब वो लाइफ स्टॉक मारे जाते हैं द कार्कासेस आर ईटेन बाय द वल्चर्स। तो वो वल्चर्स जो है उनके लिए डाइक्लोफेनेक जहर के समान है। तो जब वो एक ऐसे कारकास को खा रहा है, ऐसे एक मुर्दा कैटल को खा रहा है उस जिसमें डाइक्लोफेनेक को दिया गया था, और अगर वो वल्चर खा रहा है तो उस डाइक्लोफेनेक से वल्चर की मृत्यु होती है, ठीक है, विच कॉज मैसिव मॉर्टेलिटी ऑफ द वल्चर्स, ठीक है। तो करंट थ्रेट्स क्या है, डिस्पाइट बैन 2006 फॉर डाइक्लोफेनेक एंड 2023 फॉर केटोप्रोफेन एंड एसोक्लोफेनेक, मिसयूज कंटिन्यूज, हैबिटेट लॉस। फिर भी ये डाइक्लोफेनेक कैटल के लिए केटोप्रोफेन और एसोक्लोफेनेक को बैन करने के बावजूद भी इसको यूज़ किया जा रहा है और वल्चर पॉपुलेशन को ये थ्रेट करवा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाले भी देख लीजिए। वल्चर्स जो है वो ऑफन ओवरलुक्ड इन विलिफाइड आर एमंग नेचर्स मोस्ट एफिशिएंट स्कैवेंजर्स। ये कहा जाता है कि नेचर को डस्टबिन बनने से ये वल्चर्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्टली स्टूडेंट्स, वी हैव another thing to announce that CSCP IAS Academy has launched the APSC Forest Ranger recruitment फॉर APSC फॉरेस्ट रेंजर। उसके लिए कोर्स CSCP ने लॉन्च किया है जो कि आपको 3000 में मिलने वाला है, विच इज़ अ क्रैश कोर्स जहाँ पर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री एंड स्पेशल क्लासेस फॉर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट्स, फॉरेस्ट स्पेसिफिक टू असम एंड करंट अफेयर्स आपको कवर किए जाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ डू कॉल इन दिस नंबर। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई लीव आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप ज़रूर CSCP IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप कंटिन्यूसली अगर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए, एंड डेफिनेटली शेयर विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स, मतलब क्योंकि हम बिलीव करते हैं सबका साथ सबका विकास। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।